नमस्कार, IND24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो आज का दिन बड़ा ही खास है। गुजरात में बीजेपी को अब तक की सबसे बड़ी जीत मिली है। एक बार फिर से गुजरात में पीएम मोदी का जादू चल गया है। तो वहीं बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल में कांग्रेस ने इस बार बाजी मार ली है। 155 से ज्यादा सीटों पर गुजरात में बीजेपी ने जलवा बिखेरा है। तो वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस महज 16-17 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का ही अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन कहा जा रहा है। गुजरात में अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी का खाता खुल गया है। तो वहीं हिमाचल में राज तो बदला है लेकिन रिवाज अभी भी कायम है। 40 सीटों पर कांग्रेस का जलवा है, 25 पर बीजेपी का राज। 5 मंत्री हार गए हैं। बात की जाए हिमाचल की, तो हिमाचल में आम आदमी पार्टी का खाता इस बार नहीं खुला है। तो आज का दिन बड़ा ही खास है क्योंकि आज राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं। न सिर्फ 2 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं बल्कि जो उपचुनाव हुए थे उनके भी परिणाम आए हैं। और अगर बात की जाए पार्टियों के लिहाज से, अगर देखा जाए तो सभी पार्टियों के लिहाज से काफ़ी संतोषजनक परिणाम आए हैं। एक तरफ कांग्रेस है जो कि जश्न मना रही है। हिमाचल प्रदेश में जो रिजल्ट आया है वो उनके फेवर में आया है। गुजरात में बीजेपी के फेवर में रिजल्ट रहा है। तो वहीं अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के लिए भी आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा है क्योंकि मैनपुरी की जो लोकसभा सीट थी वहां पर डिंपल यादव विजयी हुई हैं। और भानु प्रतापपुर उपचुनाव में भी कांग्रेस ने बाजी मार ली है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव की अगर बात की जाए तो वहां पर सावित्री मंडावी ने जीत दर्ज की है। ब्रह्मानंद नेताम को बड़े अंतर से उन्होंने हरा दिया है। तो आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजपाल सिंह सिसोदिया जो कि मध्य प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित तावरे जी जो कि नेता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप पौराणिक जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ हैं रमाकांत पटेल जी जो कि प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के। आप चारों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा राजपाल जी से। राजपाल जी, आज का दिन बड़ा ही खास रहा है। ऐतिहासिक जीत आपने दर्ज की है गुजरात में, क्या कहेंगे इस पर? भारतीय जनता पार्टी को गुजरात की जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया है, विश्वास अर्जित करने का काम हमने किया है जनता के हृदय में जी। और ये तब हो पाया जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना हुई थी और जिन वैचारिक अनुष्ठान को लेकर हमने ये यात्रा प्रारंभ की थी, जब हमें सत्ता मिली तो हम उन वैचारिक अनुष्ठान पर खरे उतरने लगे। चाहे वैचारिक तौर पर धारा 370 हटाने की बात हो, चाहे राम मंदिर निर्माण की बात हो, चाहे आइडियोलॉजिकल लेवल पर हमारे अंत्योदय का वह सपना जिसको आज हम सरकार में आके साकार कर रहे हैं, गरीब कल्याण के तहत हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से जनता के, गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम हम कर रहे हैं। और यह आज फलीभूत होते हुए दिखने लगा है। जब लोगों को ये काम हमारे दिखने लगे, जब लोगों को ये लगने लगा कि अब गरीब वर्ग का वह व्यक्ति जो कभी अपना पक्का मकान बनाने की सोच नहीं सकता था, उसको माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से पक्का मकान दे सकते हैं। और देते हुए जब गांव में मकान बनते हुए दिखने लगे तो जनता को हमारे ऊपर विश्वास होने लगा। और उस विश्वास के प्रतिफल के रूप में आप देखेंगे कि देश के अंदर और राज्यों में, कई राज्यों में हमारी सरकारें हैं और गुजरात ने तो गजब किया। गुजरात ने तो इतिहास बनाने का काम कर दिया। कांग्रेस का एक इतिहास था 1985 का, सर्वाधिक 149 सीटें कांग्रेस के पास थी। उस रिकॉर्ड को भी आज हमने ध्वस्त करने का काम किया है। आज हमने यह साबित कर दिया है कि गुजरात की जनता बीजेपी को दोनों हाथ से आशीर्वाद देने का काम कर रही है, मोदी जी को पूरा आशीर्वाद देने का काम कर रही है। और वहां के देव दुर्लभ कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मुझे भी सौभाग्य मिला था मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता के रूप में जाकर गुजरात के वडोदरा के सयाजीगंज विधानसभा क्षेत्र में जाकर काम करने का। जब मैंने वहां जाकर देखा कि हम तो यहाँ बूथ मैनेजमेंट, बूथ प्रभारी, बूथ समितियां और पेज प्रभारी बनाए हुए हैं मध्य प्रदेश में और अपने आप को देश का सर्वश्रेष्ठ संगठन मानते हैं, परंतु गुजरात उससे भी एक कदम आगे बढ़ गए थे। वहां के कार्यकर्ता, उन्होंने पेज प्रभारी के साथ साथ में पेज की समितियां बनाने का काम किया। और उस समिति के सदस्यों के साथ जब हम जाके मिले तो हमने देखा कि 35 मतदाता एक पेज के ऊपर है, उसमें से 5 लोगों की समिति वहां काम कर रही है। अद्भुत काम है पार्टी का। चलिए ठीक है। मतलब आपके चेहरे से और आपकी बातों से वो जो खुशी है वो झलक रही है। चलिए ठीक है, मैं अमित तावरे जी के पास जाना चाहूंगा। तावरे जी, हिमाचल ने तो आपको मुस्कुराने का मौका दे दिया है, लेकिन अगर गुजरात की बात की जाए तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवां लुटा क्यों? मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। क्या कहेंगे तावरे जी? देखिए, निश्चित तौर पर लोकतंत्र में जनता जनार्दन है
और कांग्रेस पार्टी ने, कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने अपनी बात सामने रखी। जी, मुझे लगता है कि ये कारवा लुटने वाली बात या कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। 77 से 17, 77 थी, अब 17 हो गई। 17 जो भी आप देख रहे हो, हम तो उसको ऐसे देख रहे हैं कि एक स्टेट भारतीय जनता पार्टी ने जीता है तो जनता ने एक स्टेट कांग्रेस को जिताया है। जी जी हम तो बराबरी पर खड़े हुए हैं ना। जी, जवाब तो उनसे होना चाहिए जो ये कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस कहीं बची नहीं है जी, कांग्रेस को कोई देखने वाला नहीं है। तो अब इस बात का जवाब तो उनसे होना चाहिए। हिमाचल की जनता ने जो भरपूर आशीर्वाद कांग्रेस को दिया है, मुझे लगता है कि ये राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है और हमारे नवनियुक्त दलित अनुभवी नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व का परिणाम है। लेकिन निश्चित तौर पर राजनीति में स्वीकार करना चाहिए और हम स्वीकार करते हैं कि गुजरात में कोई कमी हमसे रही होगी। आने वाले वक्त में उस कमी को दूर किया जाएगा और निश्चित तौर पर अगले चुनाव में पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। बिल्कुल, अगले चुनाव में पार्टी और भी बेहतर प्रदर्शन करेगी, ऐसा आपका कहना है। चलिए मैं रमाकांत जी से एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं। रमाकांत जी, आपका तो खाता खुल गया है गुजरात में। गुजरात में पहली बार मतलब सीटें आई हैं आपकी, 5 सीटें लेकर के आए हैं आप। कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? 10 साल पुरानी पार्टी है जी, और आज गुजरात की जनता ने 5 सीटें दी, 42 सीटों पे सेकेंड स्थिति पे रहे जी। आज गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी को 10 साल के अंदर 10 साल की पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का जो सौभाग्य दिया है, इसके लिए सभी मतदाताओं का आभार जो है हम लोग प्रकट करते हैं जी। और निश्चित तौर पे हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो 10 साल में ही 2 स्टेट में सरकार में है, राष्ट्रीय पार्टी हो चुकी है। तो ये बड़ी बात है कि 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी होना, ये बड़ी बात है। जी, गुजरात में आपका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, लेकिन हिमाचल को लेकर के क्या कहेंगे? वहां प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा आपका। देखिए, पूरी ताकत आम आदमी पार्टी ने गुजरात में लगाई थी जी, और गुजरात से हमें उम्मीदें थी और निश्चित तौर पे अगर 42 सीटों पे हम दूसरे स्थान पे रहे जी, तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। लगभग 13% मतदान हमारे पक्ष में हुआ है। किसी एक राज्य में 6 महीने की तैयारी में अगर 13% मतदान हासिल करते हैं तो वो जनता ने बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत साथ दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। जनता ने कहा है कि अभी संघर्ष करो तो संघर्ष करेंगे, अगले 5 साल के बाद फिर जाएंगे और सरकार बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए, ये बात आपने बड़ी अच्छी बात कही कि संघर्ष करेंगे और 5 साल के बाद फिर एक बार जनता के पास जाएंगे। चलिए, मैं संदीप पौराणिक जी का रुख कर लेता हूं। संदीप जी, ऐतिहासिक परिणाम, रिकॉर्ड तोड़ परिणाम, प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला है गुजरात में, लेकिन हिमाचल बीजेपी ने गंवा दिया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आप ये मान के चलिए कि गुजरात में जीत की तो उम्मीद थी बीजेपी की जी, लेकिन इतनी बड़ी जीत होगी इसकी उम्मीद नहीं थी। कुछ तो कारण रहे होंगे, पार्टी की रणनीति है, जनता को एंटी इनकम्बेंसी की जो बात कहते थे तो प्रो कम्बेंसी मान लीजिए आप उसको, जनता को योजनाएं भाई होंगी। और एक बड़ा कारण और है कि उस प्रदेश से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों आते हैं। स्वाभाविक सी बात है, एक जो राज्य की अस्मिता की बात होती है, गुजरात की अस्मिता का भाव भी वहां के लोगों में है और कहीं ना कहीं वो इस पे गर्व करते हैं कि उनके राज्य का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है। अगर मान लीजिए, अगर कह के मैं कह रहा हूं कि वहां नुकसान हो जाता गुजरात में बीजेपी को, तो देशव्यापी संदेश जाता। तो जनता के अंदर ये भाव कहीं ना कहीं मुझे लगता है रहा है कि गुजरात से हमें ऐसी जीत देनी चाहिए जो एक पहचान बने। अब आप आए, बात है हिमाचल की। हिमाचल में कहा जाता है कि हर 5 साल में बदलाव होता है, लेकिन ये एक संदेश भी है। मैं कह रहा हूं वो राजनीतिक दल जो 10 साल से केंद्र में है, मतलब 2014 का चुनाव जीते, उसके बाद 8 साल हो चुके हैं, ऐसी कोई परंपरा क्यों नहीं विकसित कर पाए? कहीं ना कहीं तो आपसे चूक हुई है। हिमाचल में अगर आप पिछड़े हैं तो चूक हुई है, ठीक है, गुजरात का आप श्रेय ले सकते हैं, लेकिन लोगों को कांग्रेस से भी उम्मीद है। ये मान के चलना चाहिए कि ऐसा नहीं कि ना उम्मीद है लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कांग्रेस भी बेहतर काम कर सकती है। यही कारण है कि हिमाचल की कमान वहां की जनता ने कांग्रेस को दे दी है। और तीसरी बात यह कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में है, तो तीनों को खुश कर दिया जनता ने। पहली बार ऐसा लगा है
कि एक तरह के परिणाम नहीं आए बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अगर गुजरात में बीजेपी को, तो हिमाचल में कांग्रेस को, और एमसीडी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जनता ने साथ दिया है। चलिए ठीक है, मैं वापस से रुख करना चाहूंगा राजपाल जी का। राजपाल जी, हिमाचल में कहाँ कमी रह गई आपके हिसाब से? मैं जानना चाहूंगा आपके अनुसार कि क्या वो फैक्टर्स रहे जिसके चलते हिमाचल में उतना अच्छा प्रदर्शन अपन नहीं कर पाए, क्या कहेंगे? देखिए, फाइनली जो कमी रह गई, ये तो हमारा नेतृत्व जब ये चिंतन करेगा, बैठकें होगी, समीक्षा होगी, तब हम बताने की स्थिति में आएंगे। पर प्राइमा फेसी जो दो बातें समझ में आ रही है प्राथमिक तौर पर, वो एक बात तो ये समझ में आ रही है कि वहां का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड बरकरार रहा। जनता ने जो एक वहां पे एक धारणा बना रखी है पहाड़ों में और उस क्षेत्र में, पूरा हिमाचल वाले क्षेत्र में, कि हर 5 साल में सरकार बदलना रहती है, तो उस ट्रेंड को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम कर दिया यथावत। तो दूसरा, कहीं ना कहीं हम हमारी बात को नीचे तक पहुंचाने में कुछ असफल रहे होंगे। अब उसकी विस्तार समीक्षा आने वाले समय में हमारी पार्टी करेगी, विस्तार पूर्वक चिंतन करने का काम करेगी। पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने और हमारी संगठन ने वहां पर चुनाव में हमारी पार्टी ने पूरी ताकत लगाने का काम किया था, और संगठन ने भी पिछले 5 सालों से जो जिस प्रकार से हिमाचल में जो काम हो रहा है सरकार के माध्यम से, उन कामों को लेकर जनता के बीच में जाने का काम किया था। हमारी सरकार ने जो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए, उन काम को लेकर भी हम जनता के बीच में गए थे। हमने हितग्राही मूलक योजनाओं को भी वहां बताने का काम किया था। पर कहाँ चूक हुई है, किस प्रकार से हम अपनी बात को पहुंचाने में नाकाम साबित हुए हैं, वो नेक्स्ट टाइम में जब भी इस पे चिंतन के बाद की बातें आएगी तो वो सामने आएगी। पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार का मत प्रतिशत वहां मिलने का काम हुआ, जिस प्रकार का आशीर्वाद मिलने का काम हुआ, उसके लिए हम हिमाचल प्रदेश की जनता का भी बहुत बहुत आभार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। साथ ही गुजरात में तो दिल खोल के आशीर्वाद मिलने का काम जनता ने हमको दिया है, आशीर्वाद दिया है। उस आशीर्वाद से हमें 2024 की ताकत मिलने का काम हो रहा है। उसके पहले 2023 में मध्य प्रदेश में आम चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश में भी हम उस ताकत के साथ में, क्योंकि एक ऊर्जा मिली है निश्चित तौर पर। आज मध्य प्रदेश में बीजेपी ऑफिस में कार्यक्रम हो रहा था, आप देख रहे थे। तो जिस प्रकार की ऊर्जा मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को गुजरात से प्राप्त होने का काम हुआ है, निश्चित तौर पर उस ऊर्जा को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, सही दिशा में ले जाकर मध्य प्रदेश में भी हम हमारी सरकार बनाने में सहयोगी होंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र में, गुजरात के मध्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश के लगभग 100 कार्यकर्ता हम लोग गए थे और हमने काम करने का काम किया था। 4-5 यहाँ से मंत्री गए थे। निश्चित तौर पर हम वहां से सीख के आए हैं, उस काम को हम हमारे मध्य प्रदेश में भी लागू करके आगे बढ़ाने में प्रयास करेंगे। मैं समझता हूँ कि संगठन का कार्य तो निरंतर करने वाला काम है, निरंतर सीखने वाला काम है, नित नए प्रयोग करने का काम है, और जनता के बीच में जाकर सदैव बने रहने का काम है। उस काम को हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों के माध्यम से वर्ष भर करते हैं। हम गुजरात पैटर्न पे मध्य प्रदेश में भी वर्ष भर इस प्रकार के कार्यक्रम करने वाले हैं। ठीक है, यही सवाल मेरा तावरे जी से भी रहेगा। तावरे जी, यही बात आप पर लागू होती है गुजरात में कि आखिर क्या कमी रह गई, कहाँ कमी रह गई? क्योंकि देखिए, इस बार राहुल गांधी जी की भी अगर बात की जाए तो वो इस चुनाव में इतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे, वो भारत जोड़ो यात्रा में बिजी थे। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी रह गई? देखिए, कहीं कोई कमी नहीं हुई। कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, और हर जगह देश के कोने कोने में हमारे कांग्रेस के सिपाही मौजूद हैं। रही चुनाव की बात, तो समीक्षा होगी, हमारी पार्टी के नेता बैठेंगे और समझेंगे कि कहाँ क्या किस वजह से जो है वो इस स्थिति का सामना करना पड़ा है। लेकिन यदि मेरी व्यक्तिगत राय आप पूछें, तो जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने बताया है, तो मुझे यही लगता है कि चूंकि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों वहां से आते हैं, और जो पूरे देश की एक भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता है, संगठन है, वो पूरी की पूरी गुजरात में पूरी ताकत के साथ लग गया था। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की जो रैलियों की बात करें, या गृह मंत्री जी की जो हम रैलियों की बात करें जी, तो एक लगातार एक माहौल बनाने का उन्होंने काम करा, और इसमें वो सफल हुए हैं, और जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है। तो कोई बात नहीं, अगली बार फिर जाएंगे चुनाव में, और विपक्ष की भूमिका का निर्वहन हम करेंगे। जनता ने विपक्ष की भी जिम्मेदारी हमको दी है, अगली बार सरकार बनाएंगे। ठीक है तावरे जी, मैं रमाकांत जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि धन्यवाद गुजरात। पीएम मोदी का एक ट्वीट देखने को मिला है, इसमें उन्होंने लिखा है कि अभूतपूर्व चुनाव परिणामों को देखकर मैं बहुत अधिक भावनाओं से अभिभूत हूं। लोगों ने विकास की राजनीति को आशीर्वाद दिया है। गुजरात की जनशक्ति को मैं नमन करता हूं। बीजेपी के सभी मेहनती कार्यकर्ताओं से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप में से प्रत्येक एक चैंपियन है, और ये
एक ऐतिहासिक जीत है। ये कार्यकर्ताओं की मेहनत के बिना संभव नहीं थी, जो हमारी पार्टी की असली ताकत है। तो पीएम मोदी का एक ट्वीट देखने को मिला है, जिसमें उन्होंने गुजरात को धन्यवाद दिया है, गुजरात की जनता को धन्यवाद दिया है। और उसमें उन्होंने ये लिखा है कि भाई कार्यकर्ताओं की मेहनत के बिना ये जीत संभव नहीं थी। और यह भी लिखा है कि आप में से प्रत्येक एक चैंपियन है, ये एक ऐतिहासिक जीत है। इस जीत से मैं अभिभूत हूं। लोगों ने विकास की राजनीति को आशीर्वाद दिया है। वापस से चर्चा का रुख करते हैं। चलिए रमाकांत जी से मैं एक सवाल कर लेता हूं। रमाकांत जी, क्या आपको यह लगता है कि इस बार के गुजरात चुनाव में जो वोट कांग्रेस को जा रहे थे वो डाइवर्ट हो गए आम आदमी पार्टी की तरफ, जिसकी वजह से फायदा बीजेपी को मिल गया? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, तरह तरह से आकलन किया जाता है। पहले लोग कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी को जो वोट मिल रहा है वो शहरी क्षेत्र का है, शहरी मतदाता बीजेपी के पक्ष में वोट किया था पिछली बार, तो बीजेपी कमजोर हो जाएगी। कोई कहता है कि आम आदमी पार्टी जहां जाती है वहां कांग्रेस खत्म हो जाती है। तो लोगों का अपना अपना मानना है। हम जहां तक समझते हैं कि आम आदमी पार्टी को जिसने वोट किया है जी, वो स्कूल के नाम पे वोट किया है, अच्छे अस्पतालों के नाम पे वोट किया है, रोजगार के नाम पे उसने वोट किया है, बिजली और पानी सस्ते दामों में उपलब्ध हो इसलिए आम आदमी पार्टी को उसने वोट किया है। और क्योंकि आम आदमी पार्टी जहां भी सरकार बनाएगी 4 चीजें वहां की जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराएगी: शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी। ये काम हम गुजरात में भी कर सकते हैं अगर सरकार बनेगी तो। और मेरा यही कहना है कि आम आदमी पार्टी अपने मुद्दों पे चुनाव पे जाती है। हमारा उद्देश्य ही है जनता की सेवा करना, जनता के टैक्स के पैसे का उनके लिए इस्तेमाल करना आम आदमी पार्टी का उद्देश्य। रमाकांत जी, जो बातें आपने कही हैं ये सारी दिल्ली मॉडल में आती हैं। आप दिल्ली मॉडल को लेकर के गुजरात में गए थे, लेकिन वहां तो दिल्ली मॉडल पे जो गुजरात मॉडल है वो भारी पड़ गया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, लगभग 40 लाख लोगों ने विश्वास के साथ आम आदमी पार्टी को वोट किया है। ये बड़ी बात है। 6 महीने की तैयारी में हमने 40,000 वोट प्राप्त किए हैं। ये बड़ी बात है। अगर हम हो सकता है देर से पहुंचे, तैयारी का समय हमें कम मिला। अगर ये तैयारी 1 साल पहले से होती तो रिजल्ट कुछ और होता। एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अभी हमने पिछले कुछ दिन पहले देखा था कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने लिख करके एक चैनल पे उन्होंने लिख करके ये दिया था कि हम गुजरात जीत रहे हैं, और उन्होंने उस पर साइन किए थे। इस तरीके से उन्होंने वो पेपर दिखाया था। क्या आपको लगता है कि वो इतने बड़े लेवल के लीडर हैं, मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनको इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए? प्रवक्ता लेवल तक तो चलिए ठीक है, अगर कोई इस तरह से लिख करके दिखा रहा है टीवी पे वो चलता है, लेकिन मुख्यमंत्री को इन चीज़ों से बचना चाहिए। सर्वे करने वाली टीम ने जो सर्वे करके दिया था उसके आधार पर मुख्यमंत्री जी ने ऐसा किया होगा। मुख्यमंत्री जी उन्होंने किया है और वो वीडियो वायरल भी हो रहा है। दिक्कत ये है कि इस तरह की जब चीजें हो जाती हैं तो पहले तो लोग बोल देते हैं। उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह दिया कि मैं लिख करके दे रहा हूं कि हाँ गुजरात में हमारी सरकार आ रही है। फिर बाद में ये होता है कि वो जो ट्रोल आर्मी है, जो ट्रोल करने वाले लोग होते हैं, वो फिर इस तरह की चीजों को बार बार वायरल करते हैं। तो उसको फिर जब हम फेस ऑफ करते हैं तो एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई थोड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पंजाब में बड़े बड़े दिग्गजों के बारे में लिख के दिए थे, सारी भविष्यवाणियां सही हुई थी। वो भी वहां सही हो गई थी, लेकिन यहाँ सही क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि वो भी सर्वे टीम ने बतलाया था कि ऐसा रिजल्ट आने वाला है। यहाँ भी सर्वे टीम ने बतलाया ऐसा रिजल्ट आने वाला है, और जैसा सर्वे टीम ने बतलाया वैसा मुख्यमंत्री जी ने लिख के दिया। इसमें कोई गलत नहीं है। सर्वे टीम का जो आया था, बाद में परिणाम चुनाव किस तरफ मुड़ा वो एक अलग बात है, लेकिन सर्वे टीम ने जब आकलन किया था और ये दिया था लिख के, उसी को मुख्यमंत्री जी ने सबके सामने, मीडिया के सामने रखा था। ठीक है, चलिए ठीक है। संदीप जी, मेरा आपसे सवाल यही रहेगा कि आम आदमी पार्टी ने जब ये घोषणा की थी कि वो गुजरात चुनाव लड़ रहे हैं तो ये कहा गया था कि मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, ट्रायंगुलर हो गया है। लेकिन यहाँ मुकाबला ट्रायंगुलर होने के बजाय आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट्स को तो 2 फाड़ कर दिया, कांग्रेस के वोट्स बट गए। क्या इसका फायदा बीजेपी को मिला है? क्या कहेंगे इस पर? देखिए वंशु जी, अभी हम इस मामले में जाएं तो जल्दबाजी हो जाएगा। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को 13% वोट, लगभग 12-13% मिला है। ये वोट का प्रतिशत जिस भी राजनीतिक दल में जाता वो सत्ता के इर्द गिर्द होती। इसलिए यह माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। लेकिन बीजेपी का भी जो वोट प्रतिशत की बात आ रही है वही 50 से ऊपर की बात सामने आ रही है। तो मुझे ये लगता है कि ये वोट प्रतिशत फिर कांग्रेस को पूरा मिल भी जाता तब भी बीजेपी सत्ता में होती।
लेकिन ये भी बिल्कुल सही है कि एक राजनीतिक दल जिसका सफर मात्र 10 साल का है, वो 2 राज्यों में पहुंच गया और तीसरे राज्य में उसने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। कहीं ना कहीं 50 ऐसी सीटें हैं, 5 वो जीते हैं, 40 से 42 ऐसी सीटें हैं जहां 2 नंबर पर हैं। मतलब कुल मिलाकर के वो मुख्य विपक्षी दल के तौर पर फाइट करने की स्थिति में आ रहे हैं। बिल्कुल। कांग्रेस का ही प्रदर्शन पिछले चुनाव की तुलना में बहुत अच्छा तो नहीं रहा है, ये हम कह सकते हैं। इसलिए यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो वोट प्रतिशत है आपको मिला है वो कांग्रेस का गया होगा। जी जी, हिमाचल की भी बात कर लेते हैं। हिमाचल में ये जो रिजल्ट आया है कि उनके जो 5 मंत्री हैं वो हार गए हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आप ये मान के चलिए कि हिमाचल का जो चुनाव है, एक तो वो है परंपरा है कि 5-5 साल का जी, लेकिन आप एक मान के चलिए कि हिमाचल के जो मुद्दे थे उसको समझने में बीजेपी चूक कर गई, इसे नकारा नहीं जा सकता। कारण है उसका, एक तो सेव वालों का मामला था जो जीएसटी आपने लगा दिया, और तीसरा पुरानी पेंशन स्कीम एक बड़ा मुद्दा है। आप ये मान के चलिए हिमाचल का आदमी पढ़ा लिखा है, नौकरी पेशा है, और दूसरा सेब की खेती करता है। तो वो 2 ऐसे मसले थे कि जिनको बीजेपी बहुत अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाई। और मुझे लगता है, आप ये मान के चलिए कि आने वाले समय में जो चुनाव है राज्यों में, उसमें पुरानी पेंशन स्कीम एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा और बीजेपी के लिए चुनौती भी होगा, मुझे लगता है। चलिए ठीक है, मैं इस पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं राजपाल जी से। राजपाल जी, आपने संदीप जी की बात सुनी, क्या कहेंगे इस पर? पुरानी पेंशन का जो मुद्दा है, निश्चित तौर पर इस मुद्दे पे केंद्र सरकार भी काम कर रही है, अन्य राज्यों की सरकार ने भी लिख के देने का काम किया है, उस पर काम हो रहा है। मैं समझता हूं कि सिर्फ यही मुद्दा पुरानी पेंशन का ही हिमाचल में रहा और इसी से हो गया, ऐसा भी मैं नहीं मानता हूं। मुद्दा जरूर वहां पर जाकर छत्तीसगढ़ ने चलाने का काम किया, पर छत्तीसगढ़ सरकार ने भी जिस प्रकार से पुरानी पेंशन पे छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार ने निर्णय करे हैं और उस निर्णय करके उन पेंशन के प्रकरणों को उलझाने का काम किया है, क्योंकि गैर संवैधानिक तरीके से उन्होंने निर्णय करने का काम किया है। संघीय ढांचा है, राज्य और केंद्र मिलकर इस प्रकार के निर्णय करते हैं। मैं समझता हूँ कि इस संघीय ढांचे की परंपरा का पालन नहीं करते हुए पुरानी पेंशन योजना के ऊपर राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार दोनों ने जो जिस प्रकार का निर्णय किया है, वो निर्णय आज कहीं ना कहीं कानूनी प्रक्रिया और उस पूरी सारी प्रक्रिया में उलझ के रह गया है। और ऐसे प्रकरणों को उलझाने से न तो पुरानी पेंशन के वहां के कर्मचारियों को लाभ मिल पा रहा और न नई पेंशन का मिल पा रहा, अधोगति में डालने का काम उन्होंने कर दिया है। वास्तविक में अगर पुरानी पेंशन भी उन्हें लागू करना थी तो उसका जो नियम प्रक्रिया का कानून का पालन करते हुए प्रक्रियागत तरीके से उसमें जाना चाहिए था, संवैधानिक तरीके से जाना चाहिए था, जिससे कि उसका होने का मार्ग प्रशस्त होता। जिस प्रकार का काम पुरानी पेंशन को लेकर दोनों सरकारों ने किया है, मैं समझता हूं कि ये पूरा उलझाने का काम उन्होंने कर दिया, प्रक्रिया का पालन नहीं किया है, इस वजह से वो जाके अटक गई है। इसमें केंद्र सरकार भी चाहे तो उसको नहीं सुलझा सकती, क्योंकि नीचे से इन्होंने प्रक्रिया का पालन करके नहीं भेजा है, गैर संवैधानिक तरीके से प्रस्ताव भेजने का काम किया है और लोगों को गुमराह करने का काम किया है। कांग्रेस कम से कम सत्ता से बाहर होती है जब, तो लोगों को गुमराह करने का काम जो करती है उससे उसको बचना चाहिए। व्यवस्थाओं को, संघीय ढांचे को, संवैधानिक प्रक्रिया को जिस प्रकार से गैर कानूनी तरीके से उलझाने का काम कर देते हैं सत्ता में बैठकर, उससे कई सारी संस्थाओं को नुकसान होने का काम होता है। मध्य प्रदेश एक ताजा उदाहरण है इस बात का कि कर्ज माफी के नाम पे आपने सेवा सहकारी संस्थाओं वाला जो हमारा कोऑपरेटिव मूवमेंट था, उस मूवमेंट को इस तरीके से उलझा के चले गए आप कि आज तक वो मूवमेंट खड़ा नहीं हो पा रहा है। किसान डिफॉल्टर हो रहे हैं, लोगों के सिविल बिगड़ गए हैं, सोसाइटियां डिफॉल्ट हो गई है, खाद बीज तमाम तरह की परेशानी आ रही है। आज कहीं ना कहीं जो है किसान डिफॉल्टर हो गया, तो आप क्षणिक लाभ लेने के लिए प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ कर दे, क्षणिक लाभ लेने के लिए सिस्टम को जो है कोलैप्स कर दे, तो ये कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। परंतु कांग्रेस राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार के कृत्य करती है। आपने 27% आरक्षण का भी मध्य प्रदेश में देखा। राजपाल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार के कृत्य करती है, सिस्टम के साथ ही छेड़खानी कर देती है। तावरे जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये एक हास्यास्पद बात है। कांग्रेस संविधान और सिस्टम, जी, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर बात करें हम, जो अब तक मनमोहन सिंह जी तक जो प्रधानमंत्री दिए, या तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री दिए, आप समझिए कांग्रेस से ज़्यादा अनुभव बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ इंडिया से कहा जाता है कांग्रेस से अनुभव किसी पार्टी को नहीं है। तावरे जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, क्षमा कीजिए, मैं आपको कंटिन्यू करूंगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि इस ऐतिहासिक जीत पर गुजरात की जनता को मैं नमन करता हूं।
पीएम मोदी के नेतृत्व और जेपी नड्डा की अध्यक्षता में मिली इस भव्य जीत पर सीएम भूपेंद्र पटेल, प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल और अथक परिश्रम करने वाले गुजरात बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह ट्वीट किया है और उन्होंने इस जीत को ऐतिहासिक बताया है। साथ ही साथ ये लिखा है कि इस ऐतिहासिक जीत पर मैं गुजरात की जनता को नमन करता हूं। पीएम मोदी के नेतृत्व और जेपी नड्डा की अध्यक्षता में मिली इस भव्य जीत पर सीएम भूपेंद्र पटेल, प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल और अथक परिश्रम करने वाले गुजरात बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। वापस एक बार चर्चा का रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे चारों मेहमान जुड़े हुए हैं। तावरे जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप बता रहे थे, राज्यपाल जी ने ये बोला कि भाई कांग्रेस भ्रमित करने का काम करती है, क्या कहेंगे इस पर? तावरे जी। देखिए, मैं वही बात आपको बता रहा था कि संविधान, सिस्टम और कांग्रेस, इन सब, कांग्रेस को जितना अनुभव है इन सब चीज़ों का, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को उस स्तर पर आने के लिए अभी बहुत समय लगेगा जी। लोकसभा में भी जो हमारे 5 जो सबसे बड़े रिकॉर्ड हैं, चाहे राजीव जी के ज़माने का हो, इंदिरा जी का हो, अभी प्रथम 5 में भी नहीं आए हैं। तो आप आरोप तो लगा सकते हो। अब जैसे कि मेरे भाई ने ये बात करी कि हमने झूठ बोला किसानों के मामले में, तो ये उपचुनाव में लगातार ये मुद्दे इन्होंने उठाए जी। बोला कि हमने किसानों का कर्जा माफ़ नहीं करा, यहाँ तक कि इन्होंने तो ये भी कहा कि एक भी किसान का कर्जा माफ़ नहीं करा। लेकिन इनके कृषि मंत्री ने विधानसभा के पटल पर यह स्वीकार करा कि 26 लाख किसानों का कर्जा कमलनाथ जी की सरकार में माफ़ हुआ है जी। तो सरकार 5 साल की होती है और हर सरकार का अपना एक सिस्टम होता है 5 साल का जी। तो हमको ये पता तो था नहीं कि पिछले दरवाजे से सरकार गिरा दी जाएगी। 26 लाख किसानों का कर्जा माफ़ करना यानी कि हमारी नीति भी स्पष्ट थी और नीयत भी स्पष्ट थी, तो इसलिए हमने वो सारे काम करे। तो आप जहाँ भी आप हारे हो तो उसके लिए आप ये बहाना बना सकते हो। आप गुजरात में खुश हो रहे हो लेकिन उपचुनाव में आप हारे, एमसीडी चुनाव में आप हारे, हिमाचल में आप हारे और आप कह रहे हो कि लहर चल रही है हमारी जी। और आप तो विपक्ष मुक्त भारत बनाने का निर्माण आप कर रहे हो। गुजरात की जीत को मैं बहुत बड़ी जीत इसलिए नहीं मानता, ये माने क्योंकि इसमें निश्चित तौर पर एक जनता का एक भाव रहता है कि भाई हमारे स्टेट से प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात ऐसी नहीं है। लेकिन बाकी जगह आप देखिए क्या स्थितियाँ हैं, तो आप कुछ भी कह दो, बाकी जगह क्या स्थिति है जनता देख रही है। और मध्य प्रदेश में जैसा कि बताया कि हम मध्य प्रदेश में ऊर्जा मिली है, आपको ऊर्जा तो पिछले 4 चुनावों से मिल रही है। 4 बार के मुख्यमंत्री हो गए शिवराज जी। शिवराज जी ने जब पहली बार शपथ ली होगी उस समय जो बच्चा पैदा हुआ होगा, आज उसको रोजगार की जरूरत होगी। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, किसान आत्महत्या की क्या स्थिति है, महिला अत्याचार की क्या स्थिति है, आदिवासी अत्याचार की क्या स्थिति है। तो कहीं किसी को आप कनेक्ट मत करिए। यहाँ की जनता आपसे सवाल पूछेगी कि मध्य प्रदेश में आपने इतने लंबे समय में आखिर क्या किया जी। हर बुरी चीज में हम प्रथम 5 में क्यों हैं। आज भी वो बच्चा जब डिग्री लेकर अपने माँ बाप की पूरी कमाई जो है कॉलेज में लगा देता है और जब डिग्री लेकर निकलता है तो ना उसको भोपाल में नौकरी मिलती है, ना उसको इंदौर में नौकरी मिलती है, ना ग्वालियर, ना जबलपुर। उसको अपने आंखों में आंसू माँ बाप के भी रहते हैं, बच्चे के भी रहते हैं और उसको दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर की ओर रुख क्यों करना पड़ता है। तो जनता इस बात का जवाब के लिए तैयार बैठी है 2023 में। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। मैं रमाकांत पटेल जी का रुख कर लेता हूँ, उससे एक सवाल कर लेता हूँ। रमाकांत जी, अभी आपने दिल्ली मॉडल की बात की थी, फ्री बिजली, फ्री पानी, जैसा कि वहाँ दिल्ली में चल रहा है, और यही सब चीज़ों को लेकर के केजरीवाल जी गए थे गुजरात में। लेकिन गुजरातियों का भरोसा क्यों नहीं जीत पाए? दिव्यांशु जी, मैं फिर बताऊं, 6 महीने की तैयारी, 6 महीने पहले हम गुजरात गए जी, और 6 महीने की तैयारी में 6 महीने के प्रयासों से अगर हम 13% लोगों का दिल जीतने में सफल रहे जी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 5 साल के बाद जब गुजरात में दोबारा चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी वहां पर सरकार में आएगी। अभी साल भर का समय मध्य प्रदेश में है जी। मध्य प्रदेश के चुनाव होने हैं अगले साल दिसंबर नवंबर में, और मध्य प्रदेश में हम लोग मेहनत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, हमको ये विश्वास है। और उसका कारण भी है, मध्य प्रदेश के लोग दोनों पार्टियों को बार बार मौका दे चुके हैं,
पिछली बार तो 2018 में सबने देखा था, लोग बीजेपी के खिलाफ वोट किए थे जी। लेकिन दुर्भाग्य से वो सरकार कुछ नेताओं के लालच के कारण नहीं चल पाई और प्रदेश की जनता पर महंगाई और चुनाव का बोझ दोबारा से पड़ा। मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवा आत्महत्या कर रहा है, किसान तो कर ही रहे थे, खाद बीज के लिए किसान परेशान हो रहे हैं, बिजली नहीं मिल रही है, तो तमाम तरह की चीज़ें हैं। और दूसरी तरफ दिल्ली का मॉडल है जहाँ पे यहाँ पर बिजली के बिल बड़े बिजली के बिल आते हैं, महंगी बिजली मिलती है, दिल्ली के लोगों को सस्ती बिजली मिलती है, निःशुल्क बिजली मिलती है, पंजाब के लोगों को निःशुल्क बिजली मिलती है। शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। देश की तरक्की के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने करके दिखाया है जी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है जो दिल्ली में करके दिखाए हैं। तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी परिवार को बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की अगर सुविधाएं मिल जाएंगी तो परिवार, वो घर, वो व्यक्ति, वो अपने देश के लिए कुछ कर पाएगा। ठीक है, ठीक है। यही सवाल मेरा रहेगा संदीप पौराणिक जी से। संदीप जी, जो बात अभी रमाकांत जी ने कही है, क्या गुजरात में भीतरी बनाम बाहरी हावी हो गया, या बीजेपी जनता को यह समझाने में सफल रही कि भाई भीतरी लोगों को ही चुनो, बाहरी को क्यों? जैसे कि हमने बंगाल के चुनाव में देखा था, बंगाल के समय भी ममता बनर्जी ने यही किया था, भीतरी बनाम बाहरी का मुद्दा बना दिया था। तो क्या गुजरात में भी ये चीज दोहराई गई है बीजेपी के द्वारा? देखिए, आप ये मान के चलिए कि जब आप किसी की राज्य की अस्मिता से चीजें जुड़ जाती हैं जी, तो भीतरी और बाहरी तो हो जाता है। जैसे आपने बंगाल की बात कही जी, स्वाभाविक सी बात है, अपने राज्य के लोगों को जनता पसंद करती है, और वो आप कैसे लोगों के बीच संदेश देते हैं ये आप पे निर्भर है, राजनीतिक दल की। जी। जहां तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी ने गुजरात का चुनाव 2 राज्यों में थे, लेकिन हिमाचल की तुलना में गुजरात का चुनाव बीजेपी ने पूरे योजनाबद्ध तरीके से लड़ा जी। उसके नतीजे भी हमें दिख रहे हैं। एक तो अस्मिता का सवाल आ गया कि प्रधानमंत्री उस राज्य से हैं, दूसरा कहीं ना कहीं जैसे सिसोदिया जी ने जो बात कही, मैं उसको मानता हूं कि कहीं ना कहीं संगठन भी वहां बहुत मजबूत होगा, जमीन पर होगा, जो बेहतर चीजों को आपको फीडबैक दे पाया होगा, उस आधार पर राजनीतिक दल ने रणनीति बनाई होगी और उसे सफलता मिली। जी, चलिए ठीक है। मैं वापस एक बार रुक करना चाहूंगा राजपाल जी का। राजपाल जी, अब बात कर लेते हैं अगले साल मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की, क्योंकि अब उसमें समय शेष नहीं बचा है। गुजरात चुनाव के नतीजे आ गए, अब इसे लेकर के बीजेपी के कई बड़े नेता ये कह रहे हैं कि ऐसे ही नतीजे बीजेपी दोहराने वाली है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, जो कि अगले साल होने वाला, उसमें ज़्यादा समय शेष नहीं बचा है। क्योंकि गुजरात का एक हिस्सा मध्य प्रदेश से लगता है, जो मालवा निमाड़ वाला हिस्सा है, वहाँ की जो सीटें हैं, अलीराजपुर, झाबुआ, स्वाभाविक सी बात है कि जिस तरीके का मैंडेट आया है तो उसका असर कहीं ना कहीं उन सीटों पर भी पड़ेगा। क्या कहेंगे इस पर राजपाल जी? भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है हमारा, वो कहीं न कहीं गुजरात जैसे ही मिलता जुलता है। काफी मजबूत संगठन की संरचना हमारे मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर जब बात होती है तो काफी अच्छे मजबूत संगठन के तौर पर देखा जाता है। और वास्तविक में यही विषय आज इसलिए है कि हम मतदान केंद्र तक हमारी इकाइयों का गठन है, हम डिजिटलाइजेशन हमने मतदान केंद्र तक करने का काम किया है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नीचे तक है, हमारे पेज प्रभारी है नीचे तक, और वो मतदान केंद्र की हमारी इकाइयां सिर्फ कागज पे नहीं है, वो एक्टिव है। वो समय समय पे हितग्राहियों के बीच में भी जाती है। हितग्राही मूलक योजनाएं जो चल रही कल्याण वर्ष के अंतर्गत, जो हम गरीबों के जीवन के उत्थान में हमारी सरकार की योजनाओं के माध्यम से जब जाते हैं तो हमारा वो मतदान केंद्र का कार्यकर्ता भी वहां तक जाता है, बात करता है, सीधे सीधे संपर्क है। कहने का मतलब मेरा यह है कि हमारे कार्यकर्ता का जनता के बीच में सीधा लाइव कॉन्टेक्ट है, डे टू डे उसका संपर्क है। उसके साथ साथ में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ में एक मामा की छवि में और जनता के बीच में एक जनता के बीच के एक आदमी के रूप में उनकी छवि है। आज भी वो अभी मंदसौर में थे, कल भी वो कहीं बाहर सरपंचों के साथ थे। वो रोज कहीं न कहीं लोगों के बीच में दोपहर तक वो बल्लभ भवन में काम करते हैं और दोपहर के बाद में वो जनता के बीच में जाके काम करते हैं। उनकी एक लोकप्रिय छवि है, उनके द्वारा दी गई योजना है, उनके द्वारा किए गए कार्यक्रम है। वही संगठन का जो स्ट्रक्चर है हमारा, वो आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में। ठीक है राजपाल जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट रुक जाइए। एक बड़ी खबर आ रही है, कांकेर में कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसका जश्न मनाया है। सावित्री मंडावी ने मतदाताओं का आभार जताया है। तो छत्तीसगढ़ के कांकेर के भानु प्रतापपुर में
कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी जीत गई हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसका जश्न भी मनाया है और सावित्री मंडावी ने मतदाताओं का आभार भी जताया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी को जीत मिली है। गौरतलब है कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव जब हुआ था तो मनोज मंडावी के निधन के बाद ये सीट रिक्त हो गई थी और इसके बाद यहां पर उपचुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की है, जिसका उनके समर्थकों ने जश्न मनाया है। साथ ही साथ सावित्री मंडावी ने मतदाताओं का भी आभार जताया है। बीजेपी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को एक बड़े अंतर से सावित्री मंडावी ने हरा दिया है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया है। छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी सावित्री मंडावी को बड़ी जीत मिली है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर जश्न मनाया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, खुशी का माहौल है। कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं और जीत का जश्न मना रहे हैं। वापस एक बार चर्चा का रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे चारों गेस्ट जुड़े हुए हैं। राजपाल जी से मैं बात कर रहा था। राजपाल जी, मेरा आपसे सवाल ये भी रहेगा, वो ठीक है, आपने ठीक कहा कि हाँ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक छवि है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हम तावरे जी की जब बात सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि वो बच्चा जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, अब वो बच्चा बड़ा हो गया है, उसे रोजगार की ज़रूरत है, लेकिन जब वो डिग्री लेकर के बाहर निकलता है तो वो देखता है कि रोजगार के उतने अवसर उपलब्ध मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं है और उसे पलायन करना पड़ता है। उसे दिल्ली जाना पड़ता है, उसे मुंबई जाना पड़ता है, उसे अहमदाबाद जाना पड़ता है, उसे दूसरे राज्यों की ओर माइग्रेट करना पड़ता है। क्या कहेंगे इस पर? राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो सभी बच्चे जो अभी जवान हुए सबको सरकारी नौकरी दे दी कांग्रेस ने जी। उनको बधाई। देखिए, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तैयार करने का काम किया है, आधारभूत तरीके से मध्य प्रदेश का सर्वांगीण विकास हमने जो करने का काम किया है, रोजगार के अवसर यहाँ उपलब्ध करने का काम किया है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ, उस बच्चे के जन्म के समय ले जाना चाहता हूँ। 2003 में जब हम सरकार में आए, करंट के तार को, नंगे तार को पकड़ लो तो झटका नहीं लगता था। ये स्थिति थी बिजली की। बिजली माफ करके साफ करती थी मध्य प्रदेश में। आज किसान को 10 घंटे खेत के लिए और 24 घंटे गाँव में और शहर में बिजली मिलने का काम हो रहा है। सिंचाई के संसाधन कांग्रेस राजपाल जी एक बात बताइए, राजपाल जी एक मिनट। राजपाल जी, अभी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही, आपने कहा कि हमारी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा अच्छा करने का काम किया है, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा था सड़कों को लेकर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक मीटिंग ली थी जिसमें उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई थी। एक और मीटिंग उन्होंने बाद में ली जिसको लेकर के उन्होंने फिर से फटकार लगाई कि भाई सड़कों की हालत कैसी है। फटकार लगाने का मतलब आप ये अर्थ लगाते हैं क्या कि काम नहीं हो रहा है? लेकिन सड़कों की हालत तो खराब ही है, तो आप मानते हैं ना सड़कों की हालत? आप याद दिला रहे हैं दिग्विजय सिंह के कार्यकाल की सड़कों की, लेकिन अभी की सड़कों की हालत कौन सी बहुत अच्छी है? अरे आप राजस्थान से मध्य प्रदेश में आओ, सब समझ में आएगा आपको जी। आप छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश में आओ, सब समझ में आएगा आपको। जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ जो लगे हुए कांग्रेस की सरकारों के जो राज्य है, जरा वहां जाके देखो और मध्य प्रदेश में देखो, बहुत अंतर समझ में आएगा। एक बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि लगातार 8 वर्ष से जो है हम कृषि क्रमण अवार्ड में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे आ रहा देश में। तो ये क्या मध्य प्रदेश के किसानों को हमने बिजली, खाद, पानी समय पे नहीं दिया, उसके बाद भी कृषि क्रमण अवार्ड मिल गया? तो कांग्रेस आरोप लगाने के लिए समझे, देखे, अगर किसानों ने बम्पर उत्पादन किया है तो उसमें सरकार ने भी कहीं ना कहीं सहयोग करने का काम किया है। समय पे हमने फर्टिलाइजर उपलब्ध कराया है, हमने बिजली उपलब्ध कराई है, उन्नत किस्म का बीज सब्सिडाइज रेट पे हमने उपलब्ध कराया। आज बिजली का किसान का 5 हार्स पावर का कनेक्शन होता है, उसका बिल आता है 1 साल का 7,000 रुपए का, जबकि वास्तविक में उसका बिल बनता है लगभग 63,000 रुपए का। तो ये बीच का जो डिफरेंस अमाउंट है ये सरकार अनुदान के रूप में देती है। ये यूरिया की गोली एक 267 रुपए की आती है किसान के पास में, पर वास्तविक में उसकी कीमत है लगभग 2775 रुपए के लगभग। तो इसमें 2400 साढ़े 2400 रुपए सरकार अनुदान देने का काम कर रही है। हमने जो है तमाम तरह की योजनाओं के माध्यम से अनुदान भी देने का काम किया है, उन्नत करने का काम भी किया है। आज मध्य प्रदेश के अंदर सिंचाई की व्यवस्थाओं को हमने बढ़ाने का काम किया है, 10 गुना बढ़ाने का काम कर दिया है। ठीक है राजपाल जी, सिंचाई के संसाधन बढ़ाने का काम किया है। नर्मदा से नहरें जा रही है, हमने जो है नदी जोड़ो योजना के तहत जो है शिप्रा नर्मदा को जोड़ने का काम चलिए ठीक है राजपाल जी, ठीक है, काम चल रहा है जी चलिए ठीक है मैं तावरे जी से प्रतिक्रिया ले लूं। जी नेतृत्व में जो काम चल रहा है
वह बहुत उन्नत हम मध्य प्रदेश को स्वावलंबी मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की ओर है। हमारा मध्य प्रदेश कहीं न कहीं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की ओर है, ऐसा कह रही है बीजेपी। तावरे जी, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, निश्चित तौर पे आत्मनिर्भर तो हुए हैं, क्योंकि 2003 के पहले आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की स्थितियां आप देखते, और आज वो 50-50 लाख 1-1 करोड़ की गाड़ियों में जो घूम रहे हैं, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता आत्मनिर्भर तो हुए हैं। लेकिन मेरी बात का जवाब मेरे बड़े भाई ने नहीं दिया, जो मैं रोजगार की बात कर रहा था। उन्होंने उल्टा मुझसे ही सवाल कर लिया, विपक्ष से ही सवाल कर लेते हैं। और रही बात, ये हम नहीं कह रहे, ये तो एनसीआरबी के डाटा है। महिला अत्याचार में प्रथम 5 में, बाल अत्याचार में प्रथम 5 में, आदिवासी अत्याचार में प्रथम 5 में, बेरोजगारी में प्रथम 5 में, किसान आत्महत्या के मामले में प्रथम 5 में, लेकिन फिर भी कृषि कर्मण अवार्ड। मंदसौर पे गोलियां चलाएं तो भी किसानों पे गोलियां चलाएं, उसके बाद भी कृषि कर्मण अवार्ड। तो भैया, ये आंकड़ों की बाजीगरी जो है ना, आप जनता समझ चुकी है। 2018 में समझ गई थी, लेकिन किस तरीके से सरकार आई है, और संगठन की बात करते हैं ये कि देश में सबसे बड़ा संगठन है और मध्य प्रदेश की वाहवाही है, ये तो 2018 में भी कहते थे ना कि आपकी बार 200 पार। जनता ने क्या करा? देखिए, आप समझिए इस बात को, जो बात है मैं एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने के नाते नहीं उठा रहा हूं, ये मैं एक ऐसा युवा होने के नाते उठा रहा हूं जो मैं पिछले कई वर्षों से इस मध्य प्रदेश को देख रहा हूं। आप कल्पना करो, आपकी अंग्रेजों के जमाने के पुल जो हैं वो चल रहे हैं, और शिवराज जी के जमाने के पुल आए दिन, हर तीसरे दिन घटना आ रही है। अभी कुछ महीनों पहले बना पुल टूट गया, धंस गया, इतने 100 करोड़ का। तो जनता क्या देख नहीं रही है ये सब? आप देखिए, लोकायुक्त में कितनी पेंडिंग पड़ी हुई है इनके पूर्व मंत्रियों के खिलाफ जांचें। भ्रष्टाचार की क्या स्थिति करके रखी हुई है। ये हम पे तबादलों के आरोप लगाते थे, आप निकालिए, इतने साल में अभी इन्होंने 2020 के बाद कितने तबादले कर दिए हैं जी। आप देखिए कि अभी ये कितने ईमानदार अधिकारी को इन्होंने वहां से हटाया, किस तरीके के आरोप। तो कहीं ना कहीं शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी का ये धर्म है कि ये बताएं, लेकिन जनता इन सब चीजों को भुगत रही है। स्वास्थ्य की बात करें तो जिस राजधानी में हम बैठे हुए हैं, सरकारी अस्पताल में बच्चे जलकर मर जाते हैं। कल्पना करो आप, राजधानी की ये स्थिति है जी। और सड़क की बात जैसे आपने करी, तो शिवराज जी ने तो सीपीए भंग कर दिया था कि मैं सीपीए को वो खत्म करता हूं। अब क्या स्थिति हुई? कम से कम 1-1.5 साल हो गया हुआ उस बयान को। कितनी मौसम आई, कितने बाहर आई, लेकिन आज क्या स्थिति है? तो ये सपनों के सौदागर लोग हैं, और शिवराज जी तो इसमें उनका कोई तोड़ नहीं है। चलिए ठीक है, सपनों के सौदागर हैं, तावरे जी कह रहे हैं सपनों के सौदागर हैं। मैं रुक करना चाहूंगा रमाकांत पटेल जी का। रमाकांत जी, अभी हमने देखा राजपाल जी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, और वो याद दिला रहे थे 2003 से पहले की स्थिति, जब कांग्रेस का शासनकाल था। कांग्रेस का भी शासनकाल देख लिया मध्य प्रदेश ने, बीजेपी का भी शासनकाल देख रहे हैं। अब आपकी अगर बात की जाए तो आप 2 राज्यों में आ चुकी हैं, दिल्ली, पंजाब। मध्य प्रदेश में अब ज़्यादा समय शेष नहीं बचा है, क्या कहेंगे इस पर? जी जोशी जी, मैं बिल्कुल सुन रहा था, पूरी बातें सुन रहा था, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मध्य प्रदेश में सड़कों की हालत ख़राब है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, टीचर नहीं है, भर्तियां नहीं हो रही हैं, पुलिस विभाग में 5-5 साल नियुक्तियां नहीं होती हैं। ये अलग बात है कि हर साल 4000 पुलिसकर्मी रिटायर किए जाते हैं। किसी भी आप चौराहे पे चले जाएं, आपको ना तो ट्रैफिक लाइट सही मिलेगी, ना तो वहाँ पर चौराहे में सिग्नल बताने वाले लोग सही मिलेंगे, ट्रैफिक पुलिस मिलेगी। तो स्थिति तो बहुत बेकार है। और ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री जी, हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो अमेरिका जाकर के वहाँ कह के आ जाते हैं कि हमारी मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से अच्छी सड़कें हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारा मुख्यमंत्री झूठ बोलता है, बड़ा दुख होता है। मध्य प्रदेश की जनता भी इसी प्रकार से दुखी है। पहले मध्य प्रदेश के लोगों के पास विकल्प के रूप में यही दोनों पार्टियां थी, एक से परेशान होकर के दूसरे के पक्ष में चले जाते थे। अब आम आदमी पार्टी पूरा विकल्प देने का काम करेगी 2023 के चुनाव में,
और जी। आशा भी करते हैं कि हर युवा को रोजगार मिलेगा आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद। किसानों की स्थिति जो आज ये खराब है कि किसान खाद की लाइन में लग के मर जाता है, उसको खाद नहीं मिलती है। गर्मियों के समय में गेहूं बेचने के लिए लाइन में लगा रहता है, मर जाता है, गेहूं नहीं बिक पाता है, उसके पैसे का भुगतान नहीं हो पाता है। इस सबसे निजात मिलेगा, इस सबसे निजात मिलेगा। चलिए ठीक है, मैं संदीप जी से एक सवाल कर लेता हूं। संदीप जी, अभी रमाकांत जी ने एक बात कही कि मध्य प्रदेश को एक अच्छा विकल्प आम आदमी पार्टी दे सकती है। मेरा आपसे सवाल यही रहेगा, जिस तरीके से जिस तेजी से हम देख रहे हैं द राइज ऑफ आम आदमी पार्टी, जो ग्रोथ देखने को मिल रही है आम आदमी पार्टी की, दिन पर दिन लगातार बड़ी पार्टी बनती जा रही है। अब तो राष्ट्रीय पार्टी का भी दर्जा मिल गया है आम आदमी पार्टी को, 13% वोट शेयर ले लिया है उन्होंने। अब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय शेष नहीं बचा है, तो ऐसे में क्या आपको ये लगता है कि आम आदमी पार्टी एक बड़ा विकल्प बन करके उभरेगी? क्योंकि अभी मैं सुन रहा था कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी एक बात कह रहे थे। उन्होंने ये कहा था कि आम आदमी पार्टी का मध्य प्रदेश में कोई चांस नहीं है। उसके पीछे उन्होंने तर्क ये दिया था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कैडर बेस्ड संगठन है और हमारे यहाँ की जो तैयारी होती है, जिस तरीके से प्रशिक्षण वर्ग होते हैं, वो इस तरह की बातें कह रहे थे। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आप एक चीज मान के चलिए कि मध्य प्रदेश की राजनीति में तीसरे दल की संभावनाएं हमेशा रही हैं। जी, हम चाहे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात कर लें, वो भी 6-7 सीट तक चले गए। बसपा को हम ले लें, समाजवादी पार्टी को ले लें, समाजवादियों का मध्य प्रदेश में बड़ा गढ़ रहा है। बिल्कुल। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि तीसरे दल के लिए संभावना नहीं है। अब वो तीसरा दल आम आदमी पार्टी भी हो सकता है। आम आदमी पार्टी के साथ सबसे बड़ा जो प्लस है मुझे लगता है वो उनका दिल्ली मॉडल है। जी, जिस मॉडल की चर्चा पूरे देश में है। ये कहते हैं कि बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, फ्री बिजली, फ्री पानी, जी, मॉडल की चर्चा है देश में। एक कौन सा मॉडल है? एक है आपका गुजरात मॉडल, जिसकी चर्चा है। तो आज प्रधानमंत्री बन गए हैं उस मॉडल को आधार बना के और आगे बढ़ के। जी। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल है, दिल्ली मॉडल लेके चल रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि जिन योजनाओं की ये घोषणा करते हैं तो जनता को लुभा तो आप सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। बिल्कुल। और अगर मध्य प्रदेश में जैसा इनने 13% वोट गुजरात में लिया है, आप एक चीज मानिए कि मध्य प्रदेश की राजनीति में और मध्य प्रदेश की सत्ता 1% और 0.5% के वोट के अंतर से बदल जाती है। जी, अगर वाकई में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ी और गुजरात जैसा वोट प्रतिशत ले लिया, तो कौन सत्ता में बैठेगा इसकी कल्पना कोई आसानी से नहीं कर पाएगा, मुझे लगता है। जी। संदीप जी, जिस तरीके से जो ऐतिहासिक बहुमत मिला है बीजेपी को गुजरात में, तो क्या ये कहा जाए, और जिस तरीके से हमने देखा, जो एक पैटर्न देखने को मिला कि ये कहा जा रहा है कि भाई आम आदमी पार्टी के आने की वजह से वोट कट गए, वोट शेयर कम हो गया कांग्रेस का, तो क्या यही स्थिति मध्य प्रदेश में रिपीट होगी अगले साल? देखिए, आम आदमी पार्टी की उपस्थिति से एक चीज है कि जो दिख रहा है वो कांग्रेस को नुकसान होने की संभावना ज्यादा रहती है। बड़ा कारण उसका मुस्लिम जो वोट बैंक है वो किसका है? वो कांग्रेस का है। जी। आप सुविधाओं की बात करेंगे तो अल्पसंख्यक में मुस्लिम वो समाज है जिसमें बड़ा तबका है जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है। जब आप उसको कहेंगे कि हम आपको बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, शिक्षा फ्री देंगे, स्वास्थ्य फ्री देंगे, तो कुछ प्रतिशत वोट आपके पास आ जाएगा। और वोट जब वो आम आदमी के पास जाएगा तो नुकसान स्वाभाविक सी बात है कि कांग्रेस का होगा। चलिए ठीक है, आप चारों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चुनावी महासंग्राम में आज हमने चर्चा की है जिस तरीके से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा बहुमत मिला है, तो वहीं हिमाचल में उनको निराशा हाथ लगी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि चूंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के जो चुनाव है उसमें ज्यादा समय शेष नहीं बचा है, आने वाले इन विधानसभा चुनाव में गुजरात के चुनाव का कितना असर पड़ता है। तो चुनावी महासंग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ।